हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब, जहां हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बनाते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग। तो आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ आरबीआई। आखिर आरबीआई करता क्या है, क्या ये सिर्फ नोट छापता है? तो इसके बारे में और कुछ जानेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे आरबीआई का ओरिजिन कैसे हुआ, फंक्शंस और क्यों आरबीआई को कहा जाता है इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट हैं या सिर्फ समझना चाहते हैं कि पैसा सिस्टम कैसे काम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आरबीआई ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक, इज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टीयरिंग द नेशंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो यानी आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। यानी आरबीआई मीन्स आप समझ रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत का सेंट्रल बैंक है। इसका मेन रोल है कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल बनाना, फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना और ग्रोथ को सपोर्ट करना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, 1 अप्रैल 1934, राइट। तो ये बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर। शुरुआत में ये प्राइवेट ओनरशिप में था, लेकिन 1 जनवरी 1949, यहाँ पे आपको लिखा गया नेशनलाइज्ड, ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज किया गया और तब से ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो और ये फाइनेंशियल, जैसे मैंने इसके आगे लिखा, बर्सलिंग फाइनेंशियल कैपिटल लाइक मुंबई, महाराष्ट्र, तो इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो यहाँ लोकेटेड करते हैं। तो मैंने मेजरली क्रक्स जो है इस ओवरव्यू ऑफ आरबीआई का, वो मैंने यहाँ पे बताया है। आगे हम इसे फर्दर डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ द आरबीआई। तो आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा, मैं आपको इसका मेजर कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। तो आरबीआई की कहानी शुरू होती है 1926 से, जब हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में एक अलग सेंट्रल बैंक होना चाहिए जिसका काम सिर्फ मॉनेटरी और बैंकिंग पॉलिसी पे हो, अलग सरकारी कानूनों से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी आपके लिए कर देती हूँ कि मेजरली यहाँ पर जो हमारे हिल्टन यंग कमीशंस थे, उनके रिकमेंडेशंस पे जो है आरबीआई को बताया गया, समझाया गया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ही रियलाइज़ किया कि मॉनेटरी पॉलिसी पर सरकारी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से आरबीआई को 1949 ये नेशनलाइजेशन एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। हाईलाइट दिस पॉइंट्स, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949, ठीक है। आरबीआई करेंसी बोर्ड से बन गया एक फुल फ्लेज्ड सेंट्रल बैंक, फुल फ्लेज्ड सेंट्रल बैंक बन गया, ठीक है, यहाँ से, जिसके पास आई मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की पावर एंड करेंसी मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज़ बैंकिंग रेगुलेशंस। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट आपको अलग कलर से भी कर देती हूँ, जो ये बेसिक 3 फंक्शंस जो मैंने यहाँ बताया आपको, क्या क्या आई, मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी मैनेजमेंट एंड बैंकिंग रेगुलेशंस। तो आरबीआई ने सिर्फ पॉलिसी बनाना ही नहीं, बल्कि बहुत से इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बनाए हैं, जैसे आगे नाम यहाँ पे गिवन है आपके लिए, IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेकंड इज़ IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड थर्ड इज़ NABARD, जिसे आप जानते ही होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये सभी इंस्टीट्यूशन आज भी इंडिया की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसमें हेल्प करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इवोल्यूशन ऑफ द आरबीआई। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी की फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। तो पहला है इसका इशूअर ऑफ करेंसी, यानी कि ये, जैसे आप सभी को पता है, करेंसी को इशू करता है और साथ में ये मेंटेन करते हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। सेकंड है बैंकर टू बैंक्स, जैसे कि आपको पता है कि ये बैंक्स को भी लोन प्रोवाइड करता है। तो जो भी बैंक्स है उनका ये लास्ट रिजॉर्ट की तरह भी एक्ट करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर किसी कमर्शियल बैंक्स को नीड होती है मनी की, तो एट द लास्ट रिजॉर्ट ये आरबीआई के पास जाते हैं और उनसे लोन लेते हैं।
ठीक है। और हम बाद में जानेंगे कि आखिर क्या इसमें चीज़ें हैं जो किस तरह से बैंक्स जो है वो लोन लेते हैं, ठीक है। एंड फैसिलिटेट इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। इंटरबैंक ट्रांजैक्शन जब दो बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होती है। थर्ड इज़ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी कि ये क्या करते हैं, फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। किस लिए मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं कि रेगुलेट कर सके क्रेडिट फ्लो को एंड कंट्रोल इन्फ्लेशंस को। जैसे आपको पता है कि मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो उसके थ्रू जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की मदद करती है। नेक्स्ट है बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी कि मैनेज गवर्नमेंट्स अकाउंट, फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस। ये सभी चीज़ें जो हैं हैंडल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। ये फॉरेन जो रिज़र्व है उसको भी कस्टडी में रखती है कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है उसे एक्सटर्नली स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इन सभी चीज़ों को मैनेज करती है। रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ये फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट कि ये इकोनॉमी में मनी को सप्लाई करती है। अगर इन्हें लग रहा है कि मनी इकोनॉमी ज़्यादा है तो फिर उसे अगेन वापस अपने पास लेते हैं। उन चीज़ों को रेगुलेट करना, ठीक है, ये सभी बैंक्स को ओवरसीज करके देखती है। फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी स्टेबिलिटी पे मेजर इनका फोकस रहता है, एफिशिएंसी पे एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, जो कि इनका बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि आरबीआई एक्ट 1934 की प्रोविजंस की इसके क्या क्या की प्रोविजंस है। तो पहला है लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि आरबीआई एक्ट 1934 एक फाउंडेशनल लॉ है, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, फाउंडेशनल लॉ है जो आरबीआई के काम को गवर्न करता है। इस एक्ट में लिखा गया है कि आरबीआई क्या करेगा, कैसे करेगा और किस अथॉरिटी के साथ करेगा। ये एक्ट आरबीआई को ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को इंश्योर कराता है। इसका मेन फोकस है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मैं अंडरलाइन भी साथ साथ कर देती हूँ आपके लिए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। सेकंड, फाइनेंशियल सिस्टम की रेगुलेशंस, ठीक है। तो समझो कि आरबीआई एक्ट एक रूल बुक है, राइट, जो आरबीआई की पावर को सही तरीके से काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड कॉन्सेप्ट एंड करेंसी, ठीक है। इसके बारे में इस एक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाने, करेंसी इशू कर सके और बैंक्स के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सेट कर सके, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सब टूल्स आरबीआई को हेल्प करता है कि इकोनॉमी की लिक्विडिटी मैनेज करने में और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, मैनेज लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल्स, कि क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी है और क्या टूल्स हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कि आरबीआई के ज़रिए एक्शंस लेना, किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, कि एबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मनी को, एंड साथ ही में क्रेडिट अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है इनका, कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये कॉस्ट ऑफ मनी को इन्फ्लुएंस कर सके और जो क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं उन पे भी इफ़ेक्टिव डाल सके, जो बैंक्स देते हैं लोन्स के फॉर्म में टू द नॉर्मल पब्लिक को और बिजनेसमैन को, ठीक है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एमपीसी जिसे कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए, कि इंटरेस्ट रेट्स जो है उन चीज़ों को बनाने में। जैसे आपको भी पता होगा सेविंग्स बैंक्स में अगर आपका डिपॉजिट है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता होगा, और साथ ही में जो आप लोन के जो अमाउंट
अगर आप एज अ लोन आप ले रहे हो बोरोवर के थ्रू बैंक से, तो आप जब उस पर ले रहे हो क्या चीज़ लोन, तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट किस तरह डिसाइड होता है, और साथ में जो सेविंग्स अकाउंट में आपको मिलते हैं सेविंग्स पे इंटरेस्ट, वो कैसे डिसाइड होता है, तो वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी की जो टूल्स हैं उसके ज़रिए दिया जाता है आपको, ठीक है, मेजर किया जाता है। तो पहला है हमारा रेपो रेट। आप जानते ही होंगे रेपो रेट क्या हो। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ये वो रेट होता है जिस पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लोन मनी लेंड करता है, ठीक है, जो कि, और मैंने यहाँ पे आपके लिए एक करंट अफेयर्स के थ्रू में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि रेपो रेट करेंटली क्या चल रहा है। तो अभी करंटली रेपो रेट जो है वो 6.50% है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिजर्व रेपो रेट। ये उसका रिवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है। जब आरबीआई जो है वो किससे लोन लेता है, कमर्शियल बैंक से। ये चीज़ ध्यान रखने की, जब आरबीआई यहाँ पे बोरो कर रहा है मनी किससे, कमर्शियल बैंक से, तो उसका भी करंट रेट जो है 4.50% है, ठीक है। थर्ड जो टूल्स है वो है बैंक रेट। ये क्या बैंक रेट होता है, जब आरबीआई जो है लोन प्रोवाइड करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, फॉर द लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। और बैंक रेट अभी करेंटली है 6.75%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज MSF रेट। इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो अच्छी बात है, मैं आपको इसको फर्दर आपको बताती हूँ इसको डिटेल में कि MSF रेट क्या है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। MSF रेट वो रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से इमरजेंसी में शॉर्ट टर्म लोन लेता है, जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेने के लिए। तो मतलब अगर किसी बैंक के पास रात के टाइम या शॉर्ट नोटिस पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी कम होती है, तो वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं MSF के थ्रू। ये एक इमरजेंसी विंडो है बैंक के लिए। ये रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका रेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है MSF रेट जो करंट है वो 6.75% है। तो आप देख रही हो कि रेपो रेट के कंपैरिजन इसका रेट हाई है, ज़्यादा है, ठीक है। और ये इसका बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी और टूल्स का यही है टारगेट कि वो इन्फ्लेशन को मेजर के साथ के चले, ठीक है। इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है इसका की ऑब्जेक्टिव है कि उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसका बैलेंस बनाए रखे इकोनॉमी में, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कंट्रोल के आरबीआई के पास। तो ये दो चीज़ में डिवाइड है, ठीक है। आरबीआई के पास कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिनके थ्रू वो मार्केट में लिक्विडिटी या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये टूल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड है, जैसे मैंने बोला। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव टूल्स एंड सेकंड इज़ क्वालिटेटिव टूल्स। तो पहले हम क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। यस, क्वांटिटेटिव टूल्स यानी कि पैसे की क्वांटिटी कंट्रोल करने वाली। आपको समझ आ गया क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब क्या है, पैसे की क्वांटिटी कंट्रोल करने वाले। तो इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है CRR का, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये वो परसेंटेज होता है जो बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखता है। जब आरबीआई CRR बढ़ाता है तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिससे वो मनी सप्लाई को कम कर रहा है इकोनॉमी में, कौन, आरबीआई, ठीक है। तो ये था हमारा CRR का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा SLR, जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना पड़ता है। इसे आरबीआई इनडायरेक्टली लोन देने की लिमिट कंट्रोल करता है। आप समझ रहे हैं कि किस तरह जो आरबीआई अपने टूल्स की मदद से कर रहा है मनी सप्लाई को कंट्रोल और इन्फ्लेशन को टारगेट, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है, ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन्स महंगे हो जाते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा रेपो रेट के बारे में, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव टूल्स में बैंक रेट। ये वो रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंक को लॉन्ग टर्म लोन देता है बिना किसी सिक्योरिटी के। ये भी एक टूल है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन भी कर रखा है विदाउट कोलैटरल, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में। अब हम जानते हैं क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में। क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब आप समझिए पैसे किस सेक्टर को देना है उसका कंट्रोल, उसे कहते हैं हम क्वालिटेटिव टूल्स। तो इसमें पहला जो है हमारा है मोरल ससेशन। इसका मतलब होता है यानी बैंक्स को पोलाइटली समझाना कि वो आरबीआई की पॉलिसीज़ और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे बिना फोर्स किए, ठीक है, विदाउट फॉर्मल कंपल्शंस। सेकंड इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट। लोन्स पर मिनिमम मार्जिन फिक्स किया जाता है ताकि रिस्की या स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में पैसा कम लगे। थर्ड इज़ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि आरबीआई डिसाइड करता है कि कौन सी प्रायोरिटी सेक्टर्स को, ठीक है, क्रेडिट मिले और कौन से अनडिज़ायरेबल पर्पसेस के लिए क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के बारे में, ठीक है। आइए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी मैनेजमेंट बाय आरबीआई, यानी कि आरबीआई एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की करेंसी सिस्टम को मैनेज करना, चाहे वो नए नोट डिज़ाइन करना, उनका प्रिंटिंग का प्रोसेस या उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी कंट्री में, ठीक है। ये सभी जो है आरबीआई के अंडर आता है, करेंसी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। आपके हाथ में जो 2000 के, 500 के, 100 के या 10 के नए नोट हैं, उन सब का डिज़ाइन और सिक्योरिटी फीचर्स आरबीआई के अंडर आता है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। अब सिक्योरिटीज़ और नई सीरीज़, यानी कि रिसेंट ईयर्स में आरबीआई ने नए नोट्स इशू किए थे जिसमें 2000 के, 500 के, 10 के और नए 100 के नोट्स भी। इन सब में एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होती है, ठीक है। ये नकली नोट बनाना मुश्किल हो जाए इसलिए इनमें यूज़ किया जाता है एडवांस्ड फीचर। ये स्टेप लिया गया कि फेक करेंसी और ब्लैक जो मनी है उनसे बचा जाए, तभी जो आरबीआई ऐसे नोट्स बनाती है, न्यू नोट्स जनरेट किया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था इसका। और आपको मैंने फॉर द ऐसी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ डाला है, डीमोनेटाइजेशंस, ठीक है। आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशंस कैसे हुआ था, ठीक है। और अगर आपको पता है कि इनमें कौन कौन से नोट्स जो हैं वो बैन किए गए थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नॉलेज इसका आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। डिमोनेटाइजेशन जो था वो 2016 में बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 2016 में एक बड़ा हिस्टोरिकल स्टेप लिया गया जिसे हम कह रहे हैं डीमोनेटाइजेशंस। रात को ये इन्फॉर्मेशन आया कि 500 और 1000 के पुराने नोट्स बंद कर दिए गए हैं। आरबीआई ने इस सिचुएशन को संभाला, ठीक है। आप देख रहे हैं कि रात में ये इन्फॉर्मेशन है और किस तरह उसे हैंडल किया गया कि ओल्ड नोट्स को विड्रॉ करना, ठीक है, आरबीआई के ज़रिए नए नोट्स को मार्केट में लाना। ये भी बहुत बड़ा एक वर्क है कि किस तरह इतनी जल्दी नए नोट्स को मार्केट में लेके आना और पूरा ट्रांजिशन मैनेज करना स्मूथली। ये एक बड़ा प्रूफ है कि आरबीआई के ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और प्लानिंग का, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट करेंसी मैनेजमेंट बाय आरबीआई। नाउ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आरबीआई एंड डिजिटल बैंकिंग रिवॉल्यूशंस। तो यानी कि आरबीआई ने कई डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस और रेगुलेट किया है। आज हम इंस्टेंट पैसा भेज सकते हैं और पा भी सकते हैं किसी भी बैंक में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी हेल्पफुल की, तो मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला हमारा यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस है। सेकंड में हमारा डिजिटल रुपीज़ है जिसे हम सीबीडीसी, एंड थर्ड इज़ कि आरबीआई का क्या रोल है फिनटेक रेगुलेशंस में, ठीक है। तो हम यूपीआई के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो यूपीआई की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक इंस्टेंट और फ्री पेमेंट मेथड है जिसे हम मोबाइल से पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज एनईएफटी, जिसे हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, मोस्टली यूज्ड फॉर शेड्यूल्ड बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें भी आप मनी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें लिमिटेड होता है कि आप मिनिमम 1 लाख तक की जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन आप टाइम लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है, आप तुरंत आप चाहे आपको चाहिए आपको ट्रांसफ़र करना है किसी को तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीज़ का है कि आप 1 लाख तक का एनईएफटी कर सकते हैं। सेकंड है हमारा, आई थिंक थर्ड कॉन्सेप्ट है आरटीजीएस का, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स। ये बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए है, ठीक है। इसमें आप तो जो है 2 लाख तक, 2 लाख से ज़्यादा तक का भी जो आपका ट्रांसफ़र है किसी भी बैंक में आप ऑटोमेटिकली फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें है आईएमपीएस का, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, जो 24/7 आवर्स अवेलेबल है। तो ये सब सिस्टम ने मिलकर इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस का रिवॉल्यूशन ला दिया है, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा डिजिटल रुपीज़ का, यानी कि आरबीआई ने एक नए डिजिटल स्टेप पे भी काम कर रखा है जिसका नाम है सीबीडीसी, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे कॉमनली डिजिटल रुपी कहते हैं। इसका पर्पस क्या है, ठीक है। इसका पर्पस ये है कि ट्रांजैक्शंस को और फास्ट और सिक्योर बनाना। सेकंड इस पेपर करेंसी पे डिपेंड कम करना। एंड थर्ड इज़ ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करना। एंड लास्ट वन इज़ डिजिटल इनोवेशंस को प्रमोट करना। तो कल हो सकता है आप अपने फ़ोन से आरबीआई का डायरेक्टली इशू डिजिटल रुपी यूज़ करें बिना किसी बैंक के मिडल रोल से, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डिजिटल रुपी का। लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट है कि आरबीआई का क्या रोल है फिनटेक रेगुलेशंस में। तो और सिर्फ पेमेंट सिस्टम ही नहीं, आरबीआई एक्टिवली रेगुलेट करता है फिनटेक सेक्टर को भी। फिनटेक का मतलब है डिजिटल पेमेंट्स ऐप हो गए, आपका P2B लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, ऑनलाइन वॉलेट्स हो गए और फाइनेंशियल टेक स्टार्टअप, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। आरबीआई रूल सेट करता है, क्यों वैसे, हाँ राइट, कंज्यूमर का डाटा सिक्योर हो, फ्रॉड ना हो और डिजिटल इकोसिस्टम सेफ रहे। ये इंश्योर करता है कि इनोवेशन हो पर फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी और सेफ्टी भी मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आरबीआई एंड डिजिटल बैंकिंग रिवॉल्यूशन का। आगे और भी इसे जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। आरबीआई का रोल सिर्फ नोट प्रिंटिंग का नहीं है, और भी बहुत सारे वर्क है जो हमने अभी डिटेल में इसके बारे में जाना। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल फाइनेंशियल इंक्लूजन्स एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, यानी कि आरबीआई का मेन गोल है हर पर्सन तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचना, चाहे वो शहर में हो या गांव में, ठीक है। इस मिशन को अचीव करने के लिए आरबीआई ने काफ़ी सारे स्कीम्स लॉन्च किए, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया, जिससे करोड़ों लोगों की बैंक अकाउंट खुले बिना किसी मिनिमम बैलेंस के, ठीक है। सेकंड थिंग इसके अंदर क्या चीज़ आई कि फाइनेंशियल लिटरेसी, ये भी इसके अंदर प्रमोट्स किए गए, जैसे मैंने अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात किया यहाँ पे। एंड सेकेंडली इसकी यहाँ पे सिर्फ अकाउंट खोलना काफ़ी नहीं है, आरबीआई एक्टिवली प्रमोट करता है फाइनेंशियल लिटरेसी, ताकि लोग अपने पैसों से रिलेटेड डिसीजन समझदारी से ले सकें। आरबीआई कंडक्ट करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम टू एजुकेट लोगों को, किस तरह कि उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से कैसे बचें। सेकंड, लोन और सेविंग्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैं हाइलाइट्स भी कर देती हूँ, ठीक है। एंड थर्ड इज़ और अपना डिजिटल डाटा कैसे सिक्योर करें। तो ये डे टू डे जो है फाइनेंशियल लिटरेसी की अवेयरनेस भी आरबीआई करता है। जैसे कि आपके फ़ोन कॉल्स पे भी आपको कई बार जब आप किसी को कॉल लगा दे तो उस टाइम पे जो आपके एक मैसेजेस आरबीआई के थ्रू सुनाया जाता है, वो भी क्या इनिशिएटिव्स है जो आरबीआई ले रहा है आपको फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों आरबीआई कर रहा है कि आरबीआई रूल सेट करता है कि कंज्यूमर अपना सभी चीज़ें अच्छे से मैनेज करे, जो डिजिटली चीज़ों को यूज़ करे पर उसके सिक्योरिटीज़ के बारे में भी समझे,
ठीक है। और साथ ही साथ और क्या करते हैं कि आरबीआई का रोल सिर्फ बैंक तक लिमिटेड नहीं है, वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स, टू रेगुलेट कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, उन सभी को जो है कंट्रोल करता है। इसका पर्पस है कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट और सिक्योर काम करे, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे। एंड लास्ट जो इसका काम है और कि फ्रॉड डिटेक्शंस का, यानी कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल प्रोटेक्शन, यानी कि डिजिटल फ्रॉड्स बढ़ने के साथ आरबीआई ने सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस किया है। वो इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन सेफ हो, यूज़र्स को फाइनेंशियल डाटा प्रोटेक्टेड हो और कोई भी फ्रॉड जल्दी ट्रेस हो जाए। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं आरबीआई के ज़रिए किया जा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स थे जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट हमने ऊपर डिस्कस किया। सो नाउ अब हम पहुंच चुके हैं कंक्लूज़न पे। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आरबीआई का रोल सिर्फ नोट छापना नहीं है, बल्कि वो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को बैकबोन है। ठीक है, आरबीआई जो है वो फैसिलिटेट करता है, अगेन स्टेबिलिटी बनाए रखता है, फाइनेंशियल सिस्टम की सेफ्टी इंश्योर करता है और पेमेंट सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है, चाहे वो यूपीआई हो या डिजिटल रुपए। सो हमने इन सभी चीज़ में देखा कि किस तरह आरबीआई एफर्ट्स मिलाकर भारत की इकोनॉमी को सेफ एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्यूचर रेडी बनाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे चाहिए वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए माय समारा नॉलेज हब चैनल को ऐसे ही सिंपल और पावरफुल नॉलेज के लिए। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।